Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9 स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी कर्व्स को डिस्कस किया। हमने थॉरोली डेफिनेशन डिस्कस की, दोनों सॉल्युबिलिटी की दोनों डेफिनेशंस को बड़ा ब्रीफली हमने डिस्कस किया। फिर सॉल्युबिलिटी कर्व्स क्या हैं, कितनी तरह की हैं, इन सारी बातों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली इसी टॉपिक में से ही क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट्स, मैं अपनी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि लेक्चर सुनने के साथ साथ आप इसे नोट भी कीजिएगा ताकि आपके नोट्स भी बनते जाएं और आप जो है वो इसका कॉन्सेप्ट भी ज़रूर जो है वो गेन कीजिएगा। तो आइए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है? सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। कहते हैं जी कि दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन जो के डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स। मैं यहाँ पे ना एंड लिख देता हूँ, नंबर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, कि इनके कितने पार्टिकल्स हैं एंड इंडिपेंडेंट और डिपेंड नहीं करती, एंड इंडिपेंडेंट किस पर? ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की नेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, इन्हें हम नाम देते हैं किस चीज़ का जी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। इन्हें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़, कौन सी प्रॉपर्टीज़? जो डिपेंड करती हैं, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है और सारी प्रॉपर्टीज़ इसी लाइन के इर्द गिर्द रोटेट करेंगी। नंबर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स, सोल्यूट, सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स आ जाएंगे, इनकी नेचर के इंडिपेंडेंट है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम नाम देते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। थोड़ा सा अगर हम बात करें ना इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, ये कोलिगेटिव वर्ड का मतलब क्या है, तो मैं ना अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि ये जो वर्ड कोलिगेटिव है ना, कोलिगेटिव, ये ग्रीक वर्ड, मैं यहाँ पे ग्रीक लिखूंगा जी, ग्रीक वर्ड कोलेगिटस से लिया गया। कोलिगेटिस से लिया गया, जिसका मतलब है टुगेदर, टू बाइंड। और कोलिगेटिस का मतलब क्या मैंने बताया जी आपको? कलेक्टेड टुगेदर, जिसका मतलब है जी कलेक्टेड टुगेदर। ये हमारे पास वो ग्रीक वर्ड था जहाँ से ये वर्ड कोलिगेटिव लिया गया। अब ना हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कि कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, मैं यहाँ से ही ना प्रॉपर्टीज़ लिख दूँगा कि कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पर आपके पास आ जाएगी जी
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लें जी, मैं यहाँ पे लिखूँगा जी, पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और लास्ट लेक्चर में हमने इसे पढ़ा भी है कि हम इसे डेल पी से डिनोट करते हैं। डेल पी इक्वल था पी नोट माइनस पी। अगर आपको याद हो, मैंने बड़ा थोरोली इनके ऊपर बात भी की थी। दूसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ले लें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये बी डॉट पी बॉइलिंग पॉइंट, और इसे ना आप डिनोट करते हैं डेल टी बी से। इसे आप डेल टी बी से डिनोट करते हैं। थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैं ना यहाँ से ही लाइन स्टार्ट करूँगा और मैं यहाँ पर ले आऊँगा कि थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ जाएगी जी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसे आप डिनोट करते हैं जी डेल टी एफ से। एंड लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे आप पाई से डिनोट करते हैं। वो हमारे फिलहाल सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर, लें जी, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे जी, पाई से। फिलहाल वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। लें जी, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम नाम देते हैं जी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। दीज आर 4 प्रॉपर्टीज विच आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एप्लीकेशन क्या है जी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की? हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्या क्या फ़ायदे होंगे, या कहाँ कहाँ हम इन्हें अप्लाई करेंगे, या किन किन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, आपने बताना है कि पहले नंबर पर तो इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम किसी सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कि हम सोल्यूट का मोलर मास मालूम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम क्या कर सकते हैं, सेकंड एप्लीकेशन इज, कहते हैं जी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज टू डेवलप आयनाइजेशन थ्योरी या सॉल्यूशन थ्योरी। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी, यूज टू डेवलप आयोनाइजेशन थ्योरी। हमारी जो ज़्यादा डिस्कशन होगी ना, वो डिस्कशन इसी पर होगी कि किस तरह हम डिटरमिन करेंगे क्या जी मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हमारी ज़्यादा डिस्कशन ना इस पॉइंट, इस एप्लीकेशन के अराउंड रहेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आएगी दैट इज़ वाई सम प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, कि कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्यों कहते हैं। तो नेक्स्ट है जी, वाई सम प्रॉपर्टीज़ why some properties called colligative properties, क्यों हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो एप्लीकेशन मैंने लिखी ना, मैंने कहा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेशन में, किसके डिटर्मिनेशन में, मोलर मास ऑफ सोल्यूट की डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल है। हम इसी बात को लेकर ना आगे
देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ सोल्यूट का मोलर मास डिटरमिन करने में हेल्पफुल होंगी। अच्छा, इसको समझने के लिए ना हम अज्यूम करते हैं जी कि लेट्स सपोज हमारे पास ना कोई बीकर, लेट्स सपोज ये कोई बीकर है और इस बीकर में मेरे पास क्या है, वाटर है। इस बीकर में वाटर मौजूद है जी मेरे पास। अब अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर मान लूँ 760 टॉर, कि 760 टॉर इज़ एक्सटर्नल प्रेशर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाटर है इसका इतने प्रेशर पर जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्टूडेंट्स अगर हम मान लें कि वाटर इज़ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कि वाटर हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेपर प्रेशर दैट विल बी 23.8। अब ये वेपर प्रेशर आपने ना चैप्टर 4 में पढ़ा भी हुआ है। खैर, कहाँ पर, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का वेपर प्रेशर ये होगा। ये हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट की कंडीशन मैंने बता दी। लेट्स सपोज हमारे पास एक सोल्यूट भी है, और सोल्यूट को ना मैं लिख देता हूँ कि लेट्स सपोज सोल्यूट, और ये जो सोल्यूट है ये नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों, लास्ट में कंडीशंस आएंगी, मैं उन कंडीशन में डिस्कस भी करूँगा। सोल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये नॉन वोलेटाइल, ले जी, नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है। तो सोल्यूट आपके पास नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। हम एग्जांपल ले लेते हैं जी, हमारे पास 3 तरह के सोल्यूट हैं। लेट्स सपोज मेरे पास है जी यूरिया, पहली एग्जांपल हम लिख लेते हैं जी यूरिया, दूसरी ग्लूकोज, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी ग्लूकोज, एंड थर्ड वन इज़ स्क्रोज। लें जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया जी स्क्रोज। स्टूडेंट्स, यूरिया का अगर 1 मोल लूँगा ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी 1 मोल, अगर मैं यूरिया का 1 मोल लूँगा तो यूरिया के 1 मोल में जो ग्राम होंगे दैट विल बी 60 ग्राम ऑफ यूरिया। ग्लूकोज के 1 मोल में जो ग्राम होंगे दैट विल बी 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, और सुक्रोज के अगर मैं 1 मोल में ग्राम लेता हूँ दैट विल बी 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज मैं इनका 0.1 मोल लेता हूँ, तो 0.1 मोल में 0.1 मोल अगर मैं इनका लेता हूँ तो इसमें यूरिया कितना होगा, 6 ग्राम यूरिया, 10 टाइम्स कम करूँगा तो 6 ग्राम यूरिया, 18 ग्राम ग्लूकोज और 34.2 ग्राम सुक्रोज। लें जी, अब ज़रा बात पे आप लोगों ने गौर करना है। हम ना इसका 1 मोलल सोल्यूशन बना रहे हैं, 0.1 मोलल, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.1 मोलल सोल्यूशन। 0.1 मोलल सोल्यूशन क्या है, अगर आप 100 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट में 0.1 मोल ऑफ सोल्यूट ऐड करेंगे तो ये आपके पास 0.1 मोलल सोल्यूशन कहलाएगा। अगर मैं 100 ग्राम वाटर में 6 ग्राम यूरिया के ऐड करूँगा 0.1 मोलल सोल्यूशन ऑफ यूरिया होगा। 18 ग्राम ऐड करूँगा किसके, ग्लूकोज के, 0.1 मोलल सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज ऐड करूँगा तो 0.1 मोलल सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज। स्टूडेंट्स, 0.1 मोलल सोल्यूशन पे हमने
वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह डिस्कस करने हैं। तो मैं यहाँ पर ना हर बार वाटर के लिए लिखूँगा और इस तरफ मैं हर बार सॉल्यूशन के लिए लिखूँगा। स्टूडेंट्स, जब हमने तीनों के अलग-अलग सॉल्यूशन बना लिए, मैं यहाँ पर ना आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आपने 6 ग्राम जो था वो सॉल्यूशन को आपने 100 ग्राम वाटर में ऐड कर लिया, 6 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम वाटर में। इसी तरह आपने 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम वाटर में जब डिज़ोल्व किया, ठीक है। इसी तरह आपने 34.2 ग्राम सुक्रोज को जब आपने 100 ग्राम वाटर में ऐड किया, तो अब ऐड करने के बाद 3 सॉल्यूशन बने। अब तीनों सॉल्यूशंस के लिए आपने वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह डिस्कस करने हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ना वेपर प्रेशर डिस्कस करते हैं। वाटर का वेपर प्रेशर हमने जब देखा था दैट वाज 23.8। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेपर प्रेशर जो था वाटर का दैट वाज 23.8। लेकिन जब सॉल्यूशन बनने के बाद हमने वेपर प्रेशर देखा, तो सॉल्यूशन बनने के बाद वेपर प्रेशर हो गया 23। मैं यहाँ पे लिखूँगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का देख लें, चाहे यूरिया के सॉल्यूशन का, चाहे ग्लूकोज के, चाहे सुक्रोज के, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ रहा था 23.75। कितना जी? टॉर। लें जी, इधर भी हम टॉर लिख लेते हैं बिकॉज विदाउट यूनिट तो बात इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब जो दोनों में फ़र्क आ रहा था वेपर प्रेशर में, दैट इज़ डेल, आपके पास क्या आ जाएगा जी? पी, डेल पी, और डेल पी आपके पास कितना आया? डेल पी इक्वल टू 0.05। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डेल पी आपके पास इक्वल आ रहा है किसके जी? दैट इज़ 0.05 टॉर। अगर आप देखेंगे तो तीनों सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस आ रहा होगा वो इतना ही होगा, यानी कि तीनों सॉल्यूशन का जब आप वेपर प्रेशर देखेंगे तो 23.75 इसका वेपर प्रेशर, 23.75 इसका, 23.75 इसका। क्यों? क्योंकि तीनों सॉल्यूशन आपने 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाए, यानी कि इनमें नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल भी इक्वल है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स भी इक्वल है। तो जब नंबर ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट पार्टिकल्स इक्वल होंगे तो उस वक्त सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होंगी। आप कोई भी सॉल्यूशन ऐसा बनाएंगे तो उसमें जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ रहा होगा दैट विल बी 0.05 टॉर। इसी तरह स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं जी? हम ना बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है जी? दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे सॉल्यूशन का, कितने सॉल्यूशन का? 0.1 मोलर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या आएगा? दैट विल बी 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डेल टी बी, यानी कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, ये आपके पास कितना आएगा? 0.052 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास आ जाएगा जी। दोनों यानी कि प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में, तीनों सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे ना आपके पास यही आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है इसे आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम देंगे। इसी तरह स्टूडेंट, लास्ट में आप फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर लें। फ्रीजिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है दैट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे सॉल्यूशन का तो दैट विल बी फ्रीजिंग पॉइंट -1.068 होगा, बल्कि -0.186 -0.186। जब आप दोनों फ्रीजिंग पॉइंट्स का डिफरेंस लेंगे दैट विल बी डेल टी एफ, और ये आपके पास किसके इक्वल आएगा? ये इक्वल आएगा 0.186 डिग्री के। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ आपके पास आ गई, डेल पी, डेल टी और डेल एफ, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आपके पास क्या हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं इन्हें ना इस तरह लिख देता हूँ कि दीज 3 आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आप कोई भी 1 मोलर सोल्यूशन बनाएंगे ना, प्योर सॉल्वेंट और 1 मोलर सोल्यूशन, अगर प्योर सॉल्वेंट वाटर ही लेते हैं 1 मोलर सोल्यूशन आपको, तो आपके पास वैल्यूज़ इस तरह से आ रही होंगी। अगर आप सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो ये वैल्यूज़ भी चेंज होती जाएंगी। खैर वो आगे की बात है, उसके आगे डिस्कस भी करेंगे। इसी तरह वो कहता है जी अगर हम 1 मोलर सोल्यूशन बना लेंगे, 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या है, यानी कि आपने 100 ग्राम वाटर में 60 ग्राम यूरिया, 180 ग्राम जो है 100 ग्राम वाटर में आपने डाल दिया जी ग्लूकोज, और इस तरह 342 ग्राम आपने सुक्रोज ऐड कर दिया, 3 सोल्यूशन बन गए। अब उस केस में भी आप वेपर प्रेशर ऑफ जब वाटर देखेंगे, प्योर वाटर 23.8 था, लेकिन जब आप क्या करेंगे, आप 1 मोलर सोल्यूशन बनाएंगे तो 1 मोलर सोल्यूशन के लिए जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो 23.37। इसी तरह अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट लिख लेते हैं जी वाटर के लिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, ये कितना होगा, दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर वाटर के लिए। लेकिन जब आप सोल्यूशन बनाएंगे तो सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा होगा इस केस में, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दैट विल इक्वल टू 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट अगर आप देखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दैट इज़ वाटर दैट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब आप क्या करेंगे, आप 1 मोलर सोल्यूशन बनाएंगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा दैट विल बी -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो दैट इज़ डेल टी बी, ये आपके पास इक्वल आएगा इन दिस केस 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस आएगा दैट इज़ डेल टी एफ दैट इज़ इक्वल टू 1.86। तो अगर वेपर प्रेशर की आप बात करते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज़ 23.8 टॉर, हमें पता है जी। और अगर आप सोल्यूशन का वेपर प्रेशर देखेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ये आपके पास कितना होगा, दैट विल बी 23.37 ऑलमोस्ट। तो अब अगर आप डेल पी देखेंगे तो ये कितना होगा, ये आपने खुद से मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे आपने मोलैलिटी जिस तरह बढ़ाई, 10 टाइम मोलैलिटी बढ़ाई, तो जो आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था 10 टाइम इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह वेपर प्रेशर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ना आपके पास कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी जो कि डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट एंड नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट। स्टूडेंट इसके बाद हम एक छोटी सी टर्म डिस्कस करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये जो इन्फॉर्मेशन हमने लिखी यहाँ पे 1 मोलर सोल्यूशन के लिए, 0.1 मोलर सोल्यूशन के लिए, इसी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हम रिलेशन बनाएंगे बिटवीन मोलैलिटी एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, कि इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी बात है जी। देखें हमने मोलैलिटी पढ़ी जी, एक तरफ ना हम मोलैलिटी लिख लेते हैं, मैं ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें फ़र्क वाज़े रहे। एक तरफ मैं लिख देता हूँ जी मोलैलिटी, ठीक है, और एक तरफ ना हम लिख लेते हैं जी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल टी बी लिख लेते हैं जी। स्टूडेंट्स जब मोलैलिटी 0.1 थी, जब मोलैलिटी 0.1 थी तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया दैट वाज 0.052। तो मैं ना इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे लिख देता हूँ 0.052,
आप मोलैलिटी को बढ़ा दें, मोलैलिटी 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर दें। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी 10 टाइम्स आपने मोलैलिटी इंक्रीज़ की, 10 टाइम इंक्रीज़ की तो मोलैलिटी आपने कितनी कर दी जी 1 मोलर सोल्यूशन। तो इस केस में जो डिप्रेशन इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था वो भी इंक्रीज़ हुआ, 10 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ, और 10 टाइम्स इंक्रीज़ होने के बाद कितना हो गया जी 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को देखूँ, दोनों में रिलेशन देखना चाहूँ, तो जैसे जैसे आपने मोलैलिटी इंक्रीज़ की वैसे वैसे जो डिप्रेशन इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था वो भी क्या होता गया, इंक्रीज़ होता गया। तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पर रिलेशन बना सकता हूँ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टी बी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलैलिटी के, और मोलैलिटी को हम m से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी को हम m से डिनोट करते हैं। अब ये रिलेशन है, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी डेल टी बी इक्वल हो जाएगा जी किसके, के बी, और साथ में हम क्या लिखेंगे जी m। यहाँ पे के बी क्या है, के बी इज़ कांस्टेंट। मैं यहाँ पर ना के बी के बारे में पहले बताना चाहूँगा कि के बी यहाँ पर क्या है, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, लेट्स से ये इक्वेशन 1 है। के बी क्या है, इसके दो नाम है जी। यहाँ पर आपने बताना है कि आप इसे मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी कि मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी आप इसे कहते हैं या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी आप इसे कहते हैं। लें जी, अगर के बी को डिफाइन करना चाहें हम तो इक्वेशन ए से, इक्वेशन 1 से मैं लिख रहा हूँ कि के बी, मैं यहाँ पे लिखूँगा जी फ्रॉम इक्वेशन 1, m इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ आके डिवाइड, तो के बी आपके पास इक्वल हो जाएगा जी डेल टी बी डिवाइडेड बाई m। तो इसका मतलब पहले नंबर पर आप के बी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जी। कैसे आप बताएंगे कि के बी क्या है, रेशो है ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू मोलैलिटी। मैं यहाँ पे लिखूँगा रेशो ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू मोलैलिटी। लें जी, मैंने इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर दिया। फिर वो कहते हैं जी कि व्हेन मोलैलिटी इज 1, जब 1 मोलर सोल्यूशन होगा तो मोलैलिटी 1 हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी देन के बी इक्वल हो जाएगा जी किसके, डेल टी बी के। तो यहाँ से आप एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट को कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप बताएंगे कि के बी या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ये इक्वल होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। मैं यहाँ पे लिखूँगा जी एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा जी किसके, टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, ये तो था बॉइलिंग पॉइंट के लिए। इसी तरह अगर आप क्या करें, आप रिलेशन बना लें किसके लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो जब 1 मोलर सोल्यूशन था तो जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि डेल टी एफ, लें जी डेल टी एफ। जब 1 मोलर सोल्यूशन 0.1 मोलर सोल्यूशन था तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, 0.186। मैं यहाँ पे लिखूँगा जी 0.186 डिग्री। जब आपने मोलैलिटी बढ़ा के 1 कर दी तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़कर 1.86 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से आप रिलेशन इन दोनों के दरमियान भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर ही ना डिवीजन कर देता हूँ बोर्ड की, और हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मोलैलिटी के। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आप रिलेशन सेट करेंगे, आप लिखेंगे डेल टी एफ इक्वल हो जाएगा जी के एफ और साथ में एम।
अब यहाँ पे KF क्या है आपने बताना है कि KF यहाँ पे दो नाम है जी इसके, एक तो आपके पास मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और दूसरा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना दोनों इसके नाम लिख देता हूँ कि KF के नाम क्या हैं, एक मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और दूसरा आप बताएंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। स्टूडेंट्स अगर आप KF की वैल्यू बताना चाहते हैं तो KF आपके पास इक्वल होगा किसके जी, डेल TF बाय M के। तो यहाँ से आपने दो डेफिनेशन बता देनी है KF की। पहली डेफिनेशन बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने ये वाली डेफिनेशन लिखी कि ये रिलेशन है किसके दरमियान, रिलेशन बिटवीन रेशो है, माजरत जी रेशो है ये किसकी जी, बिटवीन डेल TF टू मोलैलिटी। दूसरी डेफिनेशन का व्हेन मोलैलिटी इक्वल टू 1 तो डेल TF इक्वल हो जाएगा जी किसके, KF के। तो सेकंड डेफिनेशन भी आप इसी तरह से यहाँ पर डिफाइन करेंगे इसे। स्टूडेंट्स इसके बाद कुछ कंडीशंस हैं कि किन कंडीशंस पर जो है ना हम क्या करते हैं जी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो आपने बताना है कि देयर आर 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन, सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। जिस सोल्यूशन की आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं दैट सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सेकंड वन इज सोल्यूशन शुड बी नॉन वोलेटाइल एंड थर्ड वन इज सोल्यूशन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कुछ कंडीशंस भी आपने याद रखनी है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी की ही कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करेंगे, दैट विल बी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।